नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। साथियों, कल एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई हमारे देश के अंदर, जिसमें एयर इंडिया का विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर क्रैश हो गया। और इस विमान के क्रैश होने के साथ ही जाने कितने परिवारों का सपना भी क्रैश हुआ। कितने परिवार जिन्होंने अपने परिजनों के बारे में, भविष्य के बारे में, उनके भविष्य के बारे में क्या क्या सपने देखे थे, वो भी साथ में क्रैश हो गए। इस तरह की बातें अल जजीरा के जो ग्राउंड के रिपोर्टर हैं, उन्होंने इस पर एक रिपोर्ट साझा की है। उस रिपोर्ट के अनुसार बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, बहुत से लोगों का सपना इस तरह से क्रैश हुआ है जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। ये सपना देखा था साहिल पटेल ने, और उसको उनकी इस बात को साझा करते हुए उनके फादर, उनके पिताजी ने बताया कि उनके बेटे ने बड़ी मेहनत करने के बाद, करीब 2 साल की मेहनत करने के बाद उसे एक वर्क वीज़ा प्राप्त हुआ था, और वो वर्क वीज़ा ब्रिटिश सरकार की इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम के तहत उसको मिला था, जो कि करीब करीब 3000 भारतीयों को ये वीज़ा मिलता है, जिसमें से एक वो भी थे, उनका बेटा भी था। और वो एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे। 25 वर्षीय साहिल पटेल पश्चिमी उत्तरी राज्य गुजरात के अहमदाबाद से 150 किलोमीटर दूर सरोद गांव में एक मामूली से घर से आए थे। लंदन में एक नए जीवन की ओर जाने का मार्ग वो देख रहे थे। उनके परिवार के लिए वीज़ा हर प्रार्थना की परिणति थी। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, उन्होंने मेहनत की, लगन के साथ उन्होंने मेहनत की थी। जीवन में अपने आप को आगे बढ़ने का जो उन्होंने मौका पाया था, वो भी मौका क्रैश हो गया। 2 महीने से भी कम समय के बाद वह उत्साह शोक में बदल गया। साहिल एयर इंडिया 171 के उन 241 में से एक थे जिनकी मृत्यु उस समय हो गई जब वो विमान गुरुवार को 12 जून को उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद हवाई अड्डे के बाहर एक मेडिकल कॉलेज के छात्रावास में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। भारत में 3 दशक से भी ज्यादा समय में हुए सबसे खतरनाक विमान हादसे में सिर्फ एक यात्री ही बचा। ये 3 दशक में जो हादसा हुआ उसमें ये सबसे बड़ा हादसा था, और उसमें इस दुर्घटना में सिर्फ एक यात्री बचे थे, जिससे कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने जाकर के वहां मुलाकात भी की। विमान दुर्घटनाग्रस्त जब हो गया था तो उसमें आग लग गई, जिसमें बीजे मेडिकल कॉलेज के कई छात्र भी शामिल थे। कई अन्य लोग घायल हो गए, जिसमें कई अभी भी आईसीयू में हैं। ये जो खबर हम आपको बता रहे हैं, ये जो स्टोरी एक उन्होंने छापी है, ये आज ही उन्होंने ये स्टोरी छापी है अल जजीरा ने, और उनके ग्राउंड रिपोर्टर ने इसकी सारी रिपोर्ट दी है, जिसके बारे में हम आपसे बता रहे हैं। उसमें आगे कहा गया है कि विमान में सवार लोगों में छात्रवृत्ति पर लंदन जा रहे युवक छात्र, गुजरात में एक शादी से घर लौट रहा एक परिवार, ईद के लिए भारत घूमने आया एक अन्य परिवार, तथा साहिल जैसे वे लोग शामिल थे जिन्होंने परिवारों का मानना था कि उन्होंने जीवन भर की सबसे बड़ी किस्मत जीत ली थी। वहीं पर एक और व्यक्ति, उनका ये कहना था कि मेरे बच्चे क्यों मरे। गुजरात के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेज के मेस हॉल में राकेश देवड़ा 70 से ज्यादा दूसरे मेडिकल छात्रों के साथ अपना लंच जो है वो खत्म कर रहे थे। दक्षिण पूर्वी गुजरात के भावनगर के एक छोटे से शहर से आए देवड़ा अपनी स्नातक की पढ़ाई के दूसरे साल में थे, लेकिन दोस्तों और परिजनों के लोगों को याद है कि उन्हें अपना सफेद कोट पहनना पसंद नहीं था। जब विमान इमारत से टकराया तो वह गिरते मलबे में दबकर उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मची अफरा तफरी में विमान से और जमीन पे पड़े कई शव इस कदर जल गए थे कि उनकी पहचान करना मुश्किल था।
जब उनके परिवार ने उनका शव देखा तो देवड़ा का चेहरा अभी भी पहचाना जा सकता था। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में दुर्घटना के 5 घंटे बाद एक और परिवार दौड़कर आया। इरफान नाम था, 22 वर्षीय था, एयर इंडिया के केबिन क्रू मेंबर था वो। उसकी वर्दी उनके परिवार के लिए गर्व का प्रतीक थी। वे स्वगृह की ओर दौड़े, इस बात से अनजान कि उन्होंने क्या सामना करना पड़ेगा। जब एक अधिकारी ने इरफान के पिता को उनके बेटे का शव दिखाया, उनका चेहरा अभी पहचाना जा सकता था, तो उनका धैर्य टूट गया। वह दीवार के सहारे गिर पड़े। उनकी आवाज में भगवान के प्रति एक कच्चा विलाप था। मैं पूरी जिंदगी धार्मिक रहा हूं, ऐसा वो कह रहे थे और रो रहे थे। उनके शब्द बंजर दालान में गूंज रहे थे। दान भी मैंने दिया, मैंने अपने बेटे को चरित्र भी सिखाया। उसे यह सजा क्यों दी, मेरे बच्चे को क्यों? उनकी विलाप थी कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ। उसके बगल में इरफान की माँ यह मानने से इनकार कर रही थी कि उनका बेटा मर चुका है, और वो कह रही थी नहीं। वह पास आने वाले हर व्यक्ति पर चिल्ला रही थी। उसने वादा किया था कि जब वह वापस आएगा तो मुझे देखेगा। तुम झूठ बोल रहे हो, वह मरा नहीं है। दूसरे परिवार के लिए पहचान चेहरे से नहीं बल्कि एक छोटे से सोने के पेंडेंट से हुई। यह एक पति की ओर से अपनी पत्नी सैयदा नफीसा बानो को उपहार था, और यही उसकी पहचान एकमात्र तरीका था। नफीसा सैयद परिवार के 4 सदस्यों में से एक थी, जिसमें उसके पति सैयद इनायत अली, उनके 2 छोटे बच्चे तस्कीन अली और बकी अली शामिल थे। वे उत्साह से भरे हुए थे और अपने रिश्तेदारों के साथ ईद उल अजहा मनाते हुए भारत में 2 महीने बिताने के बाद लंदन लौटने के बारे में बात कर रहे थे। गुरुवार को गुजरात में उनका परिवार अस्पताल के गलियारों में शोक में एक साथ इकट्ठा हुआ। उन्होंने जो एक तस्वीर साझा की, हंसते खिलखिलाते हुए, उस यादों में वो खो गए। भगवान ने तो बचा लिया, लेकिन उसने कई अन्य लोगों को भी ले लिया। मुख्य दुर्घटना स्थल के मात्र 500 मीटर की दूरी पर रिक्शा चालक राजेश पटेल अपने अगले ग्राहक का इंतजार कर रहा था। 50 वर्षीय राजेश अपने परिवार के लिए अकेले कमाने वाला व्यक्ति थे। वे मलबे से नहीं बल्कि विस्फोट की भीषण गर्मी से मारे गए, जिसने उन्हें आग की लपटों में जकड़ लिया। अब वे आईसीयू में हैं और अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनकी पत्नी कमरे के बाहर बैठी हैं और उनके हाथ प्रार्थना में बंधे हुए हैं। दुर्घटना स्थल के पास मेघानी नगर मोहल्ले के संकरी गलियों में ताराबेन ने अभी अभी अपना सुबह का काम निपटाया था और आराम से लेटी हुई थी। अचानक बहरा कर देने वाली एक गर्जना ने उनके घर की टीन की छत को हिला दिया, और जैसे सिलेंडर के विस्फोट की तरह लग रही थी। घनी आबादी वाले इलाके में एक जाना पहचाना खतरा, लेकिन बाहर से आने वाली चीखों ने उसे बताया कि वह अलग था। अरे आ तो एरोप्लेन छे, प्लेन टूटी गयो। गुजराती भाषा में लोग बोल रहे थे, ऐसी आवाजें आ रही थी उनको। उनकी आवाज में एक दहशत थी जो उसके पहले उन्होंने कभी नहीं सुना था। ताराबेन हड़बड़ाहट में वो भागी। हवा में धुआं और एक ऐसी गंध थी जिसे वह पहचान नहीं पाई। वह दुर्घटना स्थल को देखने के लिए भीड़ में शामिल हुई। उसके ऊपर एक ठंडा भय छा गया। कृतज्ञता और अपराध बोध का मिश्रण उनके अंदर था। यह सिर्फ पीड़ितों के लिए नहीं था, बल्कि उनके अपने समुदाय के लिए भी था। उसने अपने पड़ोस में अस्थायी घरों यानी झोपड़पट्टी जो थी, भूल भुलैया को देखा, जहां सैकड़ों परिवार एक दूसरे के ऊपर रहते थे। अगर यह वहां गिरता, उसके बाद में कहा। उसकी आवाज बमुश्किल फुसफुसाती हुई आवाज में उन्होंने ये बात कही कि अगर वो प्लेन उन झोपड़पट्टियों में गिर जाता तो क्या होता। भगवान ने हमें बचा लिया, लेकिन उसने बहुत से अन्य लोगों को भी ले लिया, ऐसा उन्होंने कहा। अनुभवी बचावकर्मी तौसीफ मंसूरी एनडीआरएफ के सदस्य रहे होंगे। उन्होंने अपनी इस त्रासदी के बारे में बताया
उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने कुछ भी तैयार नहीं किया था। दोपहर से लेकर सूरज ढलने 4 घंटे तक उन्होंने और उनकी टीम ने सुलगते मलबे की छाया में मृतकों को गरिमा के साथ निकालने का काम किया। मंसूरी ने याद करते हुए कहा, शुरू में मनोबल ऊंचा था, उनकी निगाहें दूर थीं, उनके चेहरे पे थकावट साफ झलक रही थी। उसके बाद एक मोड़ आ जाता है, आप वहां काम करने के लिए होते हैं और आपका काम एक ध्यान केंद्रित करता है, यानी उनका माइंड एक जगह पे आकर्षित हो जाता है। उन्होंने बताया कि कैसे एक के बाद एक शवों को एम्बुलेंस में डाला जा रहा था, लेकिन फिर भी वह मिल गई। एक छोटी बच्ची जो 2 या 3 साल से ज्यादा की नहीं थी, उसका छोटा शरीर आग में जल गया था। उस पल मंसूरी ने मृतकों से निपटने के लिए जो पेशेवर दीवार खड़ी की थी वो ढह गई। हमें इसके लिए प्रशिक्षित किया जाता है, लेकिन आप उसके लिए कैसे प्रशिक्षित हो सकते हैं? उसने पूछा। उसकी आवाज पहली बार टूटी। एक लड़की, छोटी सी लड़की को देखा। एक शिशु ने हमें तोड़ दिया। हमारा उत्साह खत्म हो गया था। हम सिर्फ पुरुष थे, एक बच्चे को ले जा रहे थे जो कभी घर नहीं जा सकता था। मंसूरी को पता है कि यह दृश्य उनके साथ हमेशा रहेगा। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, मैं कई रातों तक सो नहीं पाऊंगा। वहीं पर किसी ने कहा कि एयर इंडिया ने उसे मार डाला। दुर्घटना के 5 घंटे बाद शाम 7 बजे तक एम्बुलेंस अहमदाबाद सिविल अस्पताल में एक गंभीर जुलूस के रूप में पहुंच रही थी, सायरन बजाते हुए नहीं बल्कि मृतकों के लगभग खामोश परेड के रूप में। एक वीडियो साझा किया एक व्यक्ति ने जिसका नाम था आकाश वत्स, जिसने ये कहा था कि ये प्लेन क्रैश हो सकता है, और उन्होंने वन इंडिया से बात करते हुए आकाश वत्स से पुष्टि की कि उन्होंने विमान में कुछ अजीबोगरीब समस्याएं देखी थी। उन्होंने कहा कि विमान की हालत खराब थी और उन्होंने एयर इंडिया के एक फ्लाइट के अंदर की समस्या को उजागर करते हुए एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया। उनके दावे के अनुसार एयर कंडीशनिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था। टीवी स्क्रीन और रिमोट सहित इन फ्लाइट इंटरटेनमेंट सिस्टम भी खराब थे, जिससे घातक घटना से पहले विमान की स्थिति के बारे में चिंता बढ़ गई थी। और उन्होंने एयर इंडिया को ये कहा था कि आप हमसे संपर्क करें, मैं आपको चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ। तो ये एक स्टोरी छापी थी जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे। और आपको हम बता दें कि ये स्टोरी जब मैं पढ़ रहा था तो करीब 2 बार हमने ये स्टोरी पढ़ी। पढ़ते हुए मैं बहुत भावुक हो गया था, जिसकी वजह से कम 1.5 घंटा मैंने अपने आप को संभालने के बाद तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। निश्चित रूप से ये एक विभत्स घटना है, और किसी भी घटना के होने में किसका हाथ हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये जांच का विषय होता है। आप लोगों को पता है कि शायद ब्लैक बॉक्स जब तक हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं प्राप्त जानकारी के अनुसार प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन वो जो वीडियो रिकॉर्डर होता है वो मिल गया है। अब ये सारी चीज़ें जांच का विषय है। जांच के बाद ये सारी चीज़ें सामने आएंगी कि असल में हुआ क्या था। निश्चित रूप से जब जांच पूरी होगी तभी हम लोगों को सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी लोग इस घटना में चले गए हैं, मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि पेश करता हूं। और जो भी साथी इस वीडियो से जुड़े रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।